आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी से इकाई 3 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इकाई 3 है कोशिका संरचना एवं कार्य। अध्याय 8 है कोशिका जीवन की इकाई। और एनसीईआरटी बुक से हम लोग इसमें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आ चुके हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट है, ठीक है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? मैथियस स्लाइडेर ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के बाहर, ठीक है, एक पतली परत मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है। आगे की बात करें तो पहली बार रेडोल्फ बिर्चो 1855, ठीक है। तो रेडोल्फ बिर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अमोनियस सेलुलस, अमोनियस सेलुल ई सेलुला, ठीक है। आगे की बात करें तो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। कौन कौन से है? तो इसे हम लोग देखते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। आगे है हमारा, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। आगे का पॉइंट है कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, ठीक है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। आगे का एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितना होता है? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखनी है। तो 0.3 माइक्रोम्यू, ठीक है, मीटर, माइक्रोमीटर, ओके। आगे है यहाँ पे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर, इसे माइक्रोमीटर कहते हैं, की होती है, ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है, यानी कि कोशिका। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की बात करें हम लोग, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान देंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, ठीक है। आगे है यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की
लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव यानी कि PPLO मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। ठीक है। अगला नंबर इसका पॉइंट है, जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। ध्यान देंगे क्या क्या है। दंडाकार यानी कि बेसिलस, गोलाकार यानी कि कोकस, कोशाकार यानी कि विब्रो व सर्पील यानी कि स्पाइलर। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित होते हैं। उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। आगे है यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका यानी कि कैप्सूल कहलाती है। ठीक है। आगे है यहाँ पे कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। आगे का क्वेश्चन है, मीसोजोम किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, यह एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मीसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, जीवाणु कशाभिका यानी कि फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। वह कौन कौन से भाग हैं तो आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। ये 3 भाग हो गए। जो तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ठीक है। आगे का पॉइंट है हमारा, जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक RNA से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, अंतर्विष्ट पिंड के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। आगे का पॉइंट है, मनुष्य की रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सीगर व निकोलसन, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक, स्वीकार कर किया गया। आगे का पॉइंट है, जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। आगे का क्वेश्चन है, निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के
इस जीव द्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है। अब आगे का प्रश्न है, परासरण किसे कहते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा विसरण द्वारा। जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल आंसर है, विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बतावे। तो उत्तर हो जाएगा इसका, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनानस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है हमारा, नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है, कैमिलो गोल्जी, जो कि 1898, तो कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्र के पास धनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर, ध्यान देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है कि कैमिलो गोल्जी 1898 में पहली बार केंद्र के पास धनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके ही नाम पर गोल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कि अमीबा में संकुचनशील रसधानी होता है, जो कि उत्सर्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। ठीक है। आगे का पॉइंट है, सूत्रकणिका। ध्यान देंगे आप लोग, सूत्रकणिका हम लोग किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है। तो सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों यानी कि बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष को आधात्री यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सूत्रकणिका, ध्यान देंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लवक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है यहाँ पे हरित लवक, दूसरा है वर्णी लवक व तीसरा है अवर्णी लवक। ठीक है। आगे का पॉइंट है, हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं,
जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है वर्णिलवकों में वसा, विलेय, केरोटिनॉइड वर्णक जैसे केरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें रंग की अनुपस्थिति होती है, अभाव होता है यानी कमी होता है। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू, तेल, लवक लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट है सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी कि स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलोकोइड कहते हैं। ठीक है, आगे का हमारा पॉइंट है जॉर्ज पैलेड 1953। तो जॉर्ज पैलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम कौन देखा था? तो जॉर्ज पैलेड कब देखा था? तो 1953 को। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है यूकैरियोटिक यानी कि बोसोम, यहाँ पे 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर S क्या है? तो स्वेड वर्गस इकाई है। ठीक है, अवसादन गुना को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व व्यक्त करता है। दोनों यहाँ पे 70 स्वेड वर्गस इकाई व 80 स्वेड वर्गस इकाई राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। ठीक है, उसे स्वेड वर्गस इकाई कहते हैं। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। ठीक है, आगे का हमारा पॉइंट है कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अच्छे सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है हमारे पास और अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और नौदिक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं तारककार वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने और ये दंड से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 कितना तो 1831 से पूर्व की थी। ठीक है, बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमोटीन का नाम दिया। ठीक है, आगे का हमारा पॉइंट है
अंतरकाल अवस्था केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत कोशिकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, परिकेंद्रकी अवकाश किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है। आगे का पॉइंट है हमारे पास, अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमोटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों यानी कि 23 जोड़ों में बिखरा होता है और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस प्रकार बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है तथा कौन कौन से हैं, वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मध्य केंद्रीय यानी कि मेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। सेकेंड है यहाँ पे उपमध्य केंद्रीय यानी कि सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। और इसका हम लोग चित्र आने वाले इसके अभ्यास प्रश्न के वीडियो में देखने वाले हैं। अग्र बिंदु यानी कि एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 4 है अंत केंद्रीय यानी कि फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी कभी एकार्थ गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अभिरंजित द्वितीय संकीर्णन भी मिलता है जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है जिसे अनुषंगी यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट है कुछ जो कि लास्ट है, सूक्ष्मकार यानी कि माइक्रोबॉडी बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो ये जो मैं आपको यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं वो NCERT बुक से, ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको कराया गया है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ के जो भी महत्वपूर्ण है वो आपको ये सभी नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।